सो हेलो एवरीवन। बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि वाइवा टाइम में हाइड्रोलॉजी के वाइवा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि आप एक बार प्रिपेयर कर लें, वो वाइवा के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट है वाइवा में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फर्स्ट है कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है, उसके बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करे और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताए उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी ऑफ वाटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग उसमें दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि एप्लीकेशंस बताइए, हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशंस। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से याद कर लें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बहुत 3-4 तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट बताइएगा, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, वाटर पावर जनरेशन, रिवर डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल। इन सब में जो होता है वो हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी इसमें यूज़ किया जाता है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, बेटर रहेगा। फिर सेकंड आगे आते हैं हाइड्रोलिक साइकिल के बारे में पूछेगा कि हाइड्रोलिक साइकिल होता क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए कि जब भी इवोपरेशन होता है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बाद जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तब कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ वाटर जो होता है इंटरसेप्शन लॉस हो जाता है, और कुछ वाटर रन ऑफ में रह जाता है, एंड कुछ वाटर डीप पर्कुलेशन मतलब ग्राउंड वाटर में चले जाता है। तो ये इस प्रोसेस को, और फिर जाके ये जो ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो वाटर है वो रिवर में जाकर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल इस प्रोसेस को हाइड्रोलिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट थिंग है एवोपरेशन। पूछता है कि एवोपरेशन होता क्या है। जैसे आपने यहाँ पे कहा एवोपरेशन होगा सबसे पहले, तो हाई टेम्परेचर के कारण इवोपरेशन होता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि इवोपरेशन होता क्या है। व्हेन द वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ हीट रीजन इट टर्न्स इनटू वेपर। जो वाटर जो होता है वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो वेपर के रूप में उड़ जाता है। इट इज कॉल्ड इवोपरेशन। ठीक है, जब भी इवोपरेशन प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से कि जब जो वाटर जो है हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो इवोपरेट होने लगता है। इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग प्रेसिपिटेशन। अब देखिए यहाँ पे इवोपरेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। इवोपरेट हो गई वाटर पहले गया हाई टेम्परेचर के कारण, और उसके बाद फिर जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन होता क्या है, अगर इसको टर्म में हम इस तरीके से बोलें, एज द इवोपरेशन कंटिन्यूअस the amount of vapor in atmosphere goes on increase after reaching a certain amount of vapor condense. Okay, तो और है and comes to earth surface in solid or liquid form. It's called precipitation. ठीक है, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि जब भी जितना अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट करेगा, देखिए प्रेसिपिटेशन हमेशा इवोपरेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इवोपरेट होगा वाटर उतना ही ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जैसे टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर जैसे लो टेम्परेचर जैसे ही होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरह से इंटरसेप्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, डीप पर्कुलेशन क्या होता है, इनर फ्लो क्या होता है, बेस फ्लो क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं सिंपल में बता देती हूँ कि इनफिल्ट्रेशन होता है जब वाटर प्रेसिपिटेट होता है तो उस दौरान कुछ वाटर जो होता है वो जो वेजिटेशन में कुछ लॉसेस हो जाता है। द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इंटरसेप्टेड बाय स्ट्रक्चर वेजिटेशन। ओके, जो पेड़ जो है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है।
या फिर अपने पत्तियों में फंसा लेता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन लॉसेस, इसको लॉसेस के तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लॉस है एक तरह का। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो वेजिटेशन यूज द ग्राउंड वाटर और सॉलिड मॉइस्चर ऑफ देयर ग्रोथ। This moisture again convert in evaporation throughout vegetation. This is called transpiration। मतलब जो वाटर प्रेसिपिटेट होके आता है ग्राउंड पे, तो कुछ जो वेजिटेशन प्रोसेस, मतलब जो ट्रीज जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसमें जो लॉस हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन अब क्या होता है, तो मैंने हिंदी में लिखा है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में जाकर फंस जाता है या फंस गया, उसके बाद उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो देखिए, जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ तो कुछ वाटर ऊपर फंस गया तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। अब कुछ वाटर जो है वो जो ट्रीज जो है अपने खाने में लगा दिया या ग्रोथ में जो बोले लगा दिया तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जो वाटर सॉइल के अंदर चला गया उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। उसी तरह से डीप पर्कुलेशन, जितना ग्राउंड वाटर में चला गया उस वाटर को डीप पर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। रन ऑफ, अब सबसे मेन है रन ऑफ, इसको याद रखिएगा। रन ऑफ पूछेगा कि क्या होता है रन ऑफ, तो आप बताइएगा कि आफ्टर प्रेसिपिटेशन जितना वाटर सरफेस पर रह गया उसको रन ऑफ कहते हैं। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सरफेस पे बच जाता है, जैसे कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट हो गया, कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ इंटरसेप्शन लॉसेस हो गया, तो बट कुछ वाटर जो है वो आप देखते भी होंगे कि कुछ वाटर जो रह जाता है अर्थ पे, तो उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। इनर फ्लो, अब इनर फ्लो बेस फ्लो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि रन ऑफ वाटर जमीन के अंदर जाकर अगर पॉन्ड से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं इनर फ्लो। और बेस फ्लो में होता है कि जो ग्राउंड वाटर अगर रिवर से जाकर निकल जाए तब उसको बोलते हैं बेस फ्लो। तो यहाँ पे ये वीबीआई में है लिखा हुआ कि 2 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिक साइकिल। कौन से 2 फैक्टर है जो हाइड्रोलिक साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोल सकते हैं सन एंड विंड। सन के कारण, क्योंकि सन के कारण इवोपरेशन होता है, और विंड के कारण, विंड का जो चेंज होता है उसके कारण जो होता है प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो इतना आप बोल दीजिएगा, ये काफ़ी रहेगा। फिर हाइड्रोलिक ये उसके बाद फिर वाटर बजट इक्वेशन पूछा जाएगा आप लोग से, तो आप बोलिएगा इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेसिपिटेट हुआ किसी भी फॉर्म में, या फिर प्रेसिपिटेट हुआ या जिस तरीके से भी ज़मीन पर आया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनर फ्लो। एंड जो भी वाटर जैसे ट्रांसपिरेशन लॉस हो गया, इवोपरेशन हो गया, तो ये सब जिस तरीके से भी ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं, इसको बोल सकते इंटरसेप्शन लॉसेस। इंटरसेप्शन लॉस के कारण जो कुछ वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और तो इसके कारण जो वाटर लॉसेस हो गया तो उसको बोलते हैं आउटलेट वॉल्यूम, ठीक है। जो बाहर चला गया, बचा नहीं मेरे पास, तो उसको उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम इनलेट वॉल्यूम माइनस आउटलेट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे से, जैसे देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आता है। इवोपरेशन क्या होता है, जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो भी जाता है, मतलब लॉसेस होता है, ट्रांसपिरेशन लॉसेस। अभी तो मैंने आपको बताया पेड़ में जो लॉसेस होता है, पेड़ अपना ग्रोथ में जो वाटर यूज करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड आर इज द रन ऑफ। रन ऑफ भी तो एक तरह का लॉस ही है, जो वाटर जो है वो रह जाता है जमीन पर, उसके बाद भी कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे करके वो भी इवोपरेट हो जाए, या फिर वो भी उसका भी किसी तरीके से लॉस हो जाता है, तो वो भी एक तरह का आउटलेट ही हुआ, इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। तो ये होता है वाटर बजट इक्वेशन, आप इसको समझा दीजिएगा, ये बहुत काफ़ी रहेगा वाइवा के लिए।
तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म्स, जैसे आप मैंने बताया प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो उस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन के फॉर्म को बताइए, कितने तरह का फॉर्म होता है। तो सबसे पहला फॉर्म होता है रेन, ठीक है। सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है रेन, जिस कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसका साइज होता है 0.5 mm से 0.6 mm तक, ठीक है। आप इतना बता दीजिए, ये काफ़ी होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिए कि कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है और इसका साइज होता है 0.5 mm से 0.6 mm तक, ठीक है। अब सेकेंड है स्नो। इट कंसिस्ट आइस फ्लेक्स। आइस फ्लेक्स जो होता है एकदम हल्का हल्का सा जो बर्फ होते हैं उसको स्नो कहते हैं, और इसका डेंसिटी जो होता है वो 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। एवरेज डेंसिटी आप ये बता सकते हैं। वाइवा के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ड्रिजल क्या होता है। ड्रिजल मतलब फुहारा। अ फाइन स्प्रिंकल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट लेस देन 0.5 mm। ये एक छोटा एकदम फाइन जो स्प्रिंकल ऑफ वाटर जो होता है, फुहारा का, इसको भी फुहारा ही बोल सकते हैं। मतलब जो वाटर का जो छोटा छोटा एकदम ड्रॉपलेट्स होता है 0.5 mm का। देखिए सबसे आप इस तरीके से रेनफॉल का जो सबसे छोटा साइज क्या होता है 0.5 mm। तो ड्रिजल में आप देखिए, ड्रिजल में जो इसका साइज होता है वो 0.5 mm ही होता है, एग्जैक्ट 0.5 mm होता है, उससे छोटा भी होता है। तो समझिए उसका साइज इतना छोटा है कि उसको ड्रिजल कहा जाता है। और जब 0.5 से 6 mm तक हो जाए तो वो उसको रेनफॉल कहा जाएगा। लेकिन जब इसका साइज 0.5 से अगर छोटा हो जाए तो वो ड्रिजल होता है। नेक्स्ट है ग्लेज। ग्लेज होता है कि वन रेन और ड्रिजल, रेन जो होता है जिसका साइज 0.5 से 6 mm तक होता है, या फिर ड्रिजल का मतलब 0.5 से कम के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जब कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ग्राउंड एट around 0 degree Celsius, the water drops freeze from an ice coating called glaze, ठीक है। तो ग्लेज किसको कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो रेन या फिर ड्रिजल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर पे आते हैं, और जब ग्राउंड पे आते हैं और ग्राउंड का अगर उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो तो वो आते ही उस पर फ्रिज हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्लेज। और सिल्ट क्या होता है लास्ट, तो सिल्ट होते हैं, इट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स of transparent grains which form when rain falls through air at sub freezing temperature, size 1 to 5 mm, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जमी हुई बारिश। मैंने इसको अच्छे से फ्रोजन रेन का, एक तरह का फ्रोजन रेन, देखिए यहाँ पे लिखा इट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। तो ये होता है जमी हुई बारिश, मतलब जब बारिश ही अगर जमा होगा, मतलब पत्थर में जो छोटे छोटे पत्थर में अगर बारिश होता है तो उसको बोलते हैं स्लिट, उसको स्लिट बोलते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर कभी कभी स्लिट वाला रेनफॉल होता है। तो इसका साइज आप याद रखिए, इसका साइज होता है 1 mm to 5 mm, क्योंकि इसका साइज बड़ा बड़ा होता है। ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा कि जैसे नॉर्मली रेनफॉल होता है तो उसका साइज 0.5 से लेकर 6 तक होता है, और अगर ड्रिजल में अगर हो गया तो 0.5 से कम हुआ। बट अगर सिल्ट में होता है तो जो पत्थर टाइप का गिरता है छोटे छोटे पत्थर, इतने भी बड़े नहीं, तो उसका साइज तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो उसका साइज होता है 1 से 5 mm तक, ठीक है। और लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हेल क्या होता है, ठीक है। तो ये हेल आपसे पूछा जा सकता है कि हेल होता क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं कि हेल मतलब होता है ओला। ओला मतलब आप समझते होंगे कि बर्फ का सबसे बड़ा जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है उसको बोलते हैं हेल। तो सबसे पहले इट इज द स्नोरी प्रेसिपिटेशन in the form of irregular pellets or lumps of ice of size more than 8 mm। जिसका आप सिंपली इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि हेल का जो साइज होता है 8 mm से ज़्यादा होता है, तो जिसका साइज 8 mm से ज़्यादा हो तो वो हेल होता है। और हेल इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हेल एक ऐसा मतलब रेनफॉल है जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया
इतना इनफ है। फर्स्ट चैप्टर से इतना सवाल ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। और एक सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितना रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो लगभग 120 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस आप सिंपली बता सकते हैं कि रेनफॉल इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल। मतलब कि ये एवरेज एनुअल रेनफॉल में को देखेंगे पहले, और एक साल में कितना बारिश हुआ उसके रेशियो को इंडेक्स ऑफ वेटनेस कहते हैं। ठीक है, आप इतना सिंपली बोल सकते हैं, ये काफ़ी रहेगा। और ड्राउट के बारे में, ऑब्वियसली ड्राउट के बारे में तो हमेशा पूछता है कि ड्राउट क्या होता है। तो ड्राउट सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्राउट इज अ क्लाइमेटिक सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिशियंसी और लेस सप्लाई और मॉइस्चर। ड्रॉप मतलब कि जो होता है जब वाटर का सप्लाई जो बहुत कम होने लग जाता है, तो उसको तब बोला जाता है क्लाइमेटिक सिचुएशन जब खराब हो जाता है तब हम बोल सकते हैं कि ड्राउट आ गया है। ठीक है, तो जो ड्राउट होता है वो 2-3 तरीके का, 4 तरीके का लगभग होता है। मैं अभी आप बताऊंगी सिंपल तरीके से कि आप कैसे उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है। तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट आप देख रहे होंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इट इज रिप्रेजेंट डेफिशिएंसी इन प्रेसिपिटेशन। It is the situation where there is more than 25% decrease in precipitation। मतलब कि जब precipitation में कमी आ जाए, और अगर precipitation में जो कमी है वो 25% से कम हो जाए, तब उसको मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। और हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है, तो जो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इससे रिलेट करके इसको बताऊंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जब मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है तो 25% डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब पर ईयर 25% तक डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन होने लग जाए तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। तो आप ही सोचिए, जब अगर प्रेसिपिटेशन में लॉस होने लग जाएगा हर ईयर 25%, तो ऑब्वियसली हाइड्रोलॉजिकल जो भी थिंग्स होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लाइक ग्राउंड वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर रिजर्वायर, वो सब लेक्स, ये सब भी इफेक्टेड हो जाएगा उससे। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी उसका भी लेवल घट जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में 25% डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन होता है, उसके कारण जो होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो होता है वो उसमें कमी। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट मतलब जो ग्राउंड वाटर कंटेंट, अंडरग्राउंड वाटर, रिजर्वायर, इन सब में कमी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, और थर्ड थिंग उससे ही रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से याद रहेगा कि जब भी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हुआ मतलब कि ग्राउंड वाटर में कमी आ गया, वाटर कंटेंट में कमी आ गया, तो उसके कारण एग्रीकल्चर फील्ड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा मतलब कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, उसमें डिफिशियंसी आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्राउट। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका था समझाने का। और देखिए ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट किया जाता है एग्रीकल्चर ड्राउट का एरिडिटी इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। तो एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है मैं अभी बताने वाली हूँ। तो ये है एरिडिटी इंडेक्स। कि एरिडिटी इंडेक्स होता क्या है, तो एरिडिटी इंडेक्स होता है PET माइनस AET डिवाइडेड बाई PET। तो PET का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन, इवापोर ट्रांसपिरेशन। अब मैंने अभी इवापोर ट्रांसपिरेशन के बारे में नहीं बताया है, बट अभी के लिए आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इवापोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। एंड नेक्स्ट है AET, एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। तो इसका फॉर्मूला आप एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आप याद रखिए कि पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन और एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता क्या है, मैं ये समझा देती हूँ जिससे कि ये फॉर्मूला जो है आपको इजीली याद रहेगा। तो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय प्लांट फॉर मैक्सिमम ग्रोथ और व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के ग्रोथ के लिए अवेलेबल है,
तो हमें वाटर का ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल जितना है कि उसके पास बहुत ज़्यादा वाटर है, उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर वाटर है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपोरेशन, ठीक है। और ये होता है, एक होता है एक्चुअल इवेपो ट्रांसपोरेशन, मतलब जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास एक्चुअली में है अवेलेबल, उतना में ही वो ग्रोथ कर पाएगा। जैसे होता है ना कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर है तो उसका ग्रोथ उस तरीके से होगा, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, उसका ग्रोथ भी उसी तरीके से होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन किसी किसी एरिया में जो है वो बहुत ही कम, मतलब उसके जितना नीड होता है उस वाटर, उस प्लांट को ग्रोथ में लाने में, उतना अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास है, तो वो हो गया उसका एक्चुअल इवेपो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।